हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना। आज हम बात करेंगे स्टमरिंग यानी कि हकलाने की समस्या के बारे में। यह एक तरह का स्पीच डिसऑर्डर है। आम बोलचाल की भाषा में कहें तो रुक रुक कर बोलने की बीमारी। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को बोलने में तकलीफ होती है या वो हकलाकर बोलते हैं। कई लोगों को पूरी ज़िंदगी इस समस्या के साथ बीतती जाती है और बितानी पड़ जाती है। इसलिए क्या इस बीमारी का इलाज संभव है और क्या ये बीमारी है और कैसे इस बीमारी का इलाज होता है, आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच पैथोलॉजिस्ट मैक्स हॉस्पिटल से डॉक्टर इशिता कपूर। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। डॉक्टर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि हकलाने की या रुक रुक कर बोलने की क्या वजह होती है। बहुत सारी वजहें होती हैं और ये किसी को भी हो सकती है, किसी एज में हो सकती है। हर उम्र के इंसान में पॉसिबिलिटी है कि वो हकला हकला पाए। तो कभी बच्चों को तुतलाहट या हकलाहट होती है, या फिर अडल्ट्स को भी तुतलाने की या हकलाने की जो डिसऑर्डर है वो लग सकता है। उसका रीजन क्या है, हर एज में अलग अलग रीजन होता है। अगर हम बात करें बच्चों में, तो 2 से 6 साल तक तुतलाहटपन हकलाना आ सकता है। पर हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि वो हकलाना 6 महीने से ज्यादा ना हो, क्योंकि अक्सर जब बच्चे स्पीच डेवलप करते हैं, बोलना शुरू करते हैं पहले 2 साल तक, तो उनका तुतलाहटपन जो है वो नॉर्मल होता है। बट धीरे धीरे अगर वो ठीक नहीं हो पाते, वो तुतलाते हैं 6 महीने से ज्यादा तक, तो वो एक डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके लिए हमें अपने नियरेस्ट डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। ओके डॉक्टर इशिता, इससे कम्युनिकेशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। आप अगर बात करें, हम हर चीज को बोलकर अ, अपनी बात को कन्वे करते हैं। ओके। और आज के जमाने में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि अपने प्रॉपरली वेट करे और जो बोल रहा है बंदा उसको आराम से सुने। जबकि जो बंदा एक तुतला रहा है या हकला रहा है, उसको प्रॉपर टाइम चाहिए अपनी बात कन्वे करने का। उस जल्दबाजी में होता ये है कि वो अपना मैसेज या अपने इंटरनल फीलिंग्स कन्वे नहीं कर पाता। उस कारण वो अपना बोलना कम कर देते हैं, या फिर उन्हीं लोगों के साथ सिर्फ बोलता है जिनके साथ वो कंफर्टेबल है। ओके डॉक्टर इशिता, जैसा कि अभी आपने बताया कि लोग अगर अपनी चीज़ कन्वे नहीं कर पाते तो बोलना बंद कर देते हैं, तो इससे व्यक्ति की मानसिक सेहत पर क्या असर पड़ता है। बहुत ज्यादा असर पड़ता है उनकी मानसिक सेहत पे। हमें सिर्फ अगर ऐसा ऊपरी ऊपरी तौर से ऐसा लगता है कि वो तो सिर्फ हकला रहे हैं, जी। बट एक्चुअली उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी मानसिक सेहत बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। क्योंकि अगर हम बात करें, चाहे वो बच्चा हो, वेदर बच्चा स्कूल गोइंग है, स्कूल में जाता है, या फिर कोई अडल्ट हो जो ऑफिस गोइंग है, हर कहीं रेस्टोरेंट से लेके ऑफिस से लेके स्कूल में लेके आप बात करते हो, अपने थॉट्स को, अपने चीजों को बोल कर पूछते हो, बताते हो। और सोचिए, उन उस टाइम पे अगर कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से अपनी बात को नहीं बोल पा रहा, तो उसका जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ जाता है। उस कारण वो और भी बिहेवियर्स डेवलप करने लगता है, जैसे कि नेक मसल टेंशन, या फिर हैंड फ्लिकरिंग, जिसको हम हाथ हिलाना, पैनिकिंग बोलते हैं। उसके चक्कर में बाकी सारे बिहेवियर्स धीरे धीरे डेवलप होने शुरू होते हैं। ओके डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, स्टंगरिंग वर्सेस स्टमरिंग में क्या अंतर होता है। एक्चुअली देखा जाए तो स्टैमरिंग या स्टटरिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। ये एक ही बीमारी के दो शब्द कह सकते हो आप। ओके। इट्स जस्ट अ डिफरेंस कि अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटेन इंग्लिश में डिफरेंस है। बाकी कहे जाते हैं स्टटरिंग इज सेम एज स्टैमरिंग, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, क्या इसका इलाज संभव है। जी, इसका इलाज बिल्कुल संभव है।
आपको अगर ऐसी कोई भी तकलीफ आती है, आपको ऐसा लगता है कि आप हकला रहे हैं या पहले नहीं हकलाते थे, पहले आपकी स्पीच, आपकी आवाज ठीक थी और थोड़े दिनों से अभी हकलाहट शुरू हुई है, चाहे वो बच्चे में हो या बड़ी में, तो आप को स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। ओके। जैसे कि इशिता आपने बताया कि अगर ये इसका इलाज हो सकता है और अगर आपको कोई ऐसी बीमारी दिख रही है तो स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, तो इसका इलाज कैसे किया जाता है? तो स्पीच थेरेपी में एक्चुअली बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं ओके। जिनसे हम उस बिहेवियर्स को, उस हकलाहटपन को दूर करते हैं, कम करते हैं। ओके। हकलाहटपन को कम किया जा सकता है, एकदम खत्म नहीं किया जा सकता। हकलाहटपन का एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि वो आपकी लाइफ में कभी भी वापस आ सकता है, ऐसे वैनिश ऑफ नहीं हो सकता, खत्म नहीं हो सकता। उसके लिए कुछ टेक्निक्स सिखाई जाती हैं स्पीच थेरेपी में, ताकि जब भी आप ऐसे सिचुएशन में हो जहां आपको हकलाहटपन महसूस हो रहा है, तो उससे कोप अप कैसे करें ओके। और आप एक स्मूथ स्पीच कैसे बोलें। ओके। तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो कितना सक्सेसफुल होता है? देखिए, जो इसका ट्रीटमेंट है वो हर बंदे के लिए डिफर करता है, ओके। बट डेफिनेटली इसका जो ट्रीटमेंट है, लगभग मेरे एक्सपीरियंस से देखा जाए तो काफी सक्सेसफुल है। 70 से 80% लोग अपनी लाइफ में डे टू डे वर्क कर पाते हैं, इजीली ऑफिस गोइंग मीटिंग्स ले पाते हैं, कॉर्पोरेट लेवल पे काफी सक्सेसफुल है ये ट्रीटमेंट। ओके। एंड इवन बच्चों में भी देखा गया है कि 90% जो आपकी स्पीच है वो काफी ठीक हो जाती है थ्रू स्पीच थेरेपी। ओके। मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। किस तरह की मेडिटेशन और थेरेपी इसके ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती हैं? देखिए, थेरेपी की बात करें तो थेरेपी में बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं, जिसमें एक एस्पेक्ट है रिलैक्सेशन टेक्निक्स का, ओके। जहाँ पे हम कुछ एक्सरसाइज देते हैं ताकि वो अपने स्ट्रेस लेवल और अपने टेंशन लेवल को कम कर पाए, जिसकी वजह से बिहेवियर्स जैसे कि मांसपेशियों का अकड़ना, ये सब डेवलप होता है धीरे धीरे। क्योंकि इंसान बहुत स्ट्रेस ले लेता है कि वो हकला रहा है, वो एक शब्द पे अटक जाता है, उस टाइम पे एंजाइटी एंड स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है। तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस दी जाती हैं। उसके साथ साथ हम रेकमेंड करते हैं कि अगर इंसान योगा भी करेगा, जिसमें भी काफी रिलैक्सेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का यूज होता है, तो वो उसको हेल्प करेगा, मदद करेगा उन बिहेवियर्स को कोप अप करने में। ओके। डॉक्टर इशिता, हम स्पीच थेरेपी की बात कर रहे हैं, तो आखिरकार ये स्पीच थेरेपी है क्या और कैसे इसमें फ़ायदेमंद साबित होती है, मतलब कैसे ये फ़ायदेमंद साबित होती है किसी व्यक्ति के लिए? देखिए, स्पीच थेरेपी एक रिहैबिलिटेशन कह सकते हैं आप, ओके। जिसमें कि आपको डिफरेंट तरीकों से आपको क्या कहते हैं, आपके जो बिहेवियर्स डेवलप हुए हैं उसको कोप अप करने के लिए सिखाया जाएगा। एंड स्पीच थेरेपी अडल्ट के लिए डिफरेंट होती है, बच्चों के लिए काफी डिफरेंट होती है। तो ये देखकर कि व्यक्ति की उम्र क्या है, व्यक्ति किस वजह से हकला रहा है, वो जी। हकलाहट कब शुरू हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं ये डिसाइड करने के लिए कि स्पीच थेरेपी नीडेड है या नहीं, और कितने समय लगेगा ये हकलाहट को ठीक होने में। ओके। और स्पीच थेरेपी से ही जो है आप कोप अप कर पाएंगे उस हकलाहटपन को। देखा गया है कुछ लोग इसकी दवाइयां भी लेते हैं, ओके। बट दवाइयों से वो स्ट्रेस सप्रेस हो सकता है, बट एक्चुअली वो बिहेवियर्स कोप अप करने के लिए आपको उन टेक्निक्स का यूज करना ही पड़ेगा। ओके। जैसे कि आप जानते हैं इशिता कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना है और कुछ ना कुछ न्यू टेक्निक्स आ रही हैं, तो इसके लिए क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी आता है और वो कितना हेल्पफुल होता है? जी, काफी सारी एप्लीकेशंस हैं, काफी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो इवन स्पीच थेरेपी में हम सिखाते हैं यूज जी। करना, ताकि इंसान अपने डे टू डे लाइफ में खुद को एनालाइज कर सकता है कि मैं कितना ठीक हो पा रहा हूँ। बिकॉज ये हकलाहटपन एक ऐसा है डिसऑर्डर जिसमें आप
ये बार बार अपनी स्पीच को एनालाइज करना चाहते हैं कि मैं कितना ठीक हो पा रहा हूँ, मैं कितना सही बोल पा रहा हूँ। तो उसके लिए कुछ एप्स हैं, कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि स्पीच फॉर गुड, फ्लुएंसी कोच, बहुत सारे तरह की एप्स हैं जिनका हम यूज करते हैं, जिनको हम सिखाते हैं कि यूज कैसे करना है। ओके। और वो व्यक्ति अपने अपने कामों के साथ उस एप्लीकेशन को यूज कर सकता है। कुछ एप्लीकेशंस पेड होती हैं, कुछ एप्लीकेशंस फ्रीली डाउनलोडेबल होती हैं। उसको यूज करके एटलीस्ट वो खुद एनालाइज कर सकता है कि मैं बिहेवियर को कितनी अच्छी तरीके से कोप अप कर पा रहा हूँ। जी। तो जैसे डॉक्टर इशिता आप जानती हैं, अभी आपने खुद ही योगा की बात करी कि योगा बहुत हेल्पफुल होता है। ऐसे ही लोग जो भारत में करीबन बहुत सारे लोग घरेलू नुस्खे की बात करते हैं और यूज़ करते हैं इन सारी चीज़ों पे डॉक्टर को दिखाने की बजाय। तो ये कितने कारगर साबित होते हैं इन सब में? देखिए, सही तरीके से की हुई हर चीज आपको फायदा देगी, बट जी। उसकी डायरेक्शन, उसकी दिशा सही होनी चाहिए। जी। जब आपको हर बीमारी या हर डिसऑर्डर, किसी डिसऑर्डर का कॉज ही नहीं पता, तो बिना समझे उसका घरेलू नुस्खा करना गलत होगा। मेरे नजरिए में कुछ लोग हैं जो घरेलू नुस्खे अपनाते हैं, जैसे बच्चों को कुछ तीखा खिलाते हैं, या बच्चों को डांटते हैं कि ठीक तरीके से बोलो। आ, मेरे नजरिए से कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि मैं गलत तरीके से बोलूं। तो अगर आपका बच्चा या कोई भी व्यक्ति, आपको ऐसा लग रहा है जो ठीक तरीके से नहीं बोल पा रहा, हकलाहटपन आ रहा है, तो उससे ये कहने के बजाय कि ठीक से बोलो, या कोई घरेलू नुस्खा अपनाने की बजाय, पहले आप ये समझिए वो क्यों हो रहा है, सबसे जरूरी। उसके बाद आप एक डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करिए, दिखाइए, ताकि आप समझ पाए कि आपको किस दिशा में इलाज करना है। ओके। डॉक्टर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि हम उनकी सहायता कैसे कर सकते हैं जो लोग इस बीमारी से लड़ रहे हैं, या अगर बच्चे को हकलाने की आदत है और पेरेंट्स को किन बातों का इन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए? अगर कोई बच्चा हकला रहा है तो पेरेंट्स को किन बातों का ध्यान सबसे ज़्यादा रखना चाहिए? देखिए, सबसे जरूरी ये होता है जब कोई भी बच्चा हकला रहा है, तो पेरेंट्स को एट दैट मोमेंट ओनली, उसी समय एक डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, जो कि इंडिया में अक्सर बहुत कम पेरेंट्स करते हैं। पेरेंट्स सोचते हैं बच्चा ग्रो हो रहा है, अपने आप बोलना सीख जाएगा, या बच्चे ने कोई नकल कर ली होगी, टीवी में देख लिया होगा, तो वो धीरे धीरे सीख जाएगा। बट अक्सर ऐसा होता है कि वो दिखाने दिखाने में ही 6 महीने, साल लग जाते हैं, जब एग्जैक्टली वो उसकी आदत बन चुकी होती है। तो मेरा मानना ये है कि बच्चा अगर आपका सही तरीके से नहीं बोल रहा, तो आपको ये नहीं कहना कि ढंग से बोलो, आपको जी। उसको डांटना नहीं है। जी। और ये समझिए कि बच्चे का नजरिया क्या है, जी। और ये नहीं पूछिए कि आपको आपके आवाज में कोई दिक्कत लगती है। जी। अगर हम बच्चे को पहले ही नेगेटिव व्यूज में डाल देंगे, तो बच्चा, बहुत चांसेस होते हैं कि बोलना कम कर देता है। ओके। उसके बजाय आप सीधा एक डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए कि उस सिचुएशन को आपको कैसे हैंडल करना है। ओके। वो आपको बेहतर बता पाएंगे। और बच्चों को ट्रीट करने का तरीका अलग होता है। ओके। तो उस लिए हम बच्चे से क्वेश्चन करने की बजाय, हमें एटलीस्ट एक डॉक्टर से क्वेश्चन करना चाहिए कि उस सिचुएशन में हम क्या करें। ओके। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, शुक्रिया। स्टमरिंग एक बहुत कॉमन समस्या है जो कई लोगों में पाई जाती है, लेकिन उसका इलाज भी संभव है जिससे उन्हें इस समस्या में काफ़ी आराम मिल सकता है। अब हमें दीजिए इजाज़त, हम कल फिर हाजिर होंगे एक हेल्थ से जुड़े नए शो के साथ और नए गेस्ट के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या ही ये इनिशिएटिव, देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use.
Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.